नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, बिहार एग्जाम के लिए चाहे वो बीपीएससी हो या बीएसएससी, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस, बिहार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस का एक बेहतर कलेक्शन लेकर हम आपके सामने नित्य प्रतिदिन शाम के 7 बजे आते हैं। तो आप सब लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग एक टू जेड क्वेश्चन को बढ़िया से डिस्कशन में देखिएगा। यदि आपको लगता है कि आपके आने वाले एग्जाम में साइंस आपके रिजल्ट में बाधा बन रही है, तो इतना यकीन कीजिए, यदि इस चैनल को आप फॉलो करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से डिस्कशन में देखेंगे, यदि आप लेट से जुड़ पाते हैं तो ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर साइंस की एक बेहतर सीरीज जो है ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। एनसीईआरटी का भी है, एससीईआरटी का भी है, मैराथन वगैरह भी है। तो इन सारी चीजों को आप लोग देख सकते हैं और अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक से एक बढ़कर बेहतर प्रश्न होगा जिसका डिस्कशन आप लोग आराम से समझते हुए आगे की ओर बढ़िएगा और आप लोग शेयर भी जरूर इस सेशन को करिएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहला सवाल आपका कहता है कि मनुष्य की खोपड़ी में का किसके बारे में पूछा, तो ये आपसे खोपड़ी के बारे में पूछा। इस खोपड़ी के बारे में कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। अस्थि बोले तो क्या हो गया, अस्थि कहने का मतलब होता है हड्डी, यानी ये आपसे बोन के बारे में पूछ रहा था। किसके बारे में पूछ रहा था मेरे दोस्त, तो ये आपसे बोन के बारे में पूछ रहा था कि मनुष्य का जो ये पूरा खोपड़ी है, इस पूरे खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप ध्यान देंगे, हड्डियों की कुल संख्या जो है वो आपकी पूरी खोपड़ी में जो है ये आपका 28 है। कितनी हड्डी की संख्या है आपकी खोपड़ी में, चूंकि आपकी पूछा था, तो खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या जो है वो आपका 28 है। अब कहेंगे कि सर ये 28 हड्डी जो खोपड़ी में है वह किस तरीके से है या किस किस ऑर्गन्स में कितना हड्डी है, क्योंकि आपसे विभिन्न अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी एग्जाम में सवाल पूछ जाती है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि सवाल पूछ देगा कि बताइए चेहरे में हड्डी की संख्या कितनी है, कभी कान में हड्डी की संख्या कितनी है, तो कभी आपके कपाल में हड्डी की संख्या कितनी है, या कभी पूछता है कि आपका मस्तिष्क जो है यानी आपका ब्रेन जो है वो कितनी हड्डियों से घिरा है। तो इस विभिन्न तरीके के सवाल जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बात को बुक ये बखूबी से आपको ध्यान में रखना है कि इस 28 हड्डी में यदि कपाल के बारे में पूछा जाए कि बताइए कि कपाल में हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे कपाल में हड्डियों की संख्या जो है वो आपका 8 होता है। यानी आपका ये कपाल जो है इसमें 8 हड्डी होती है, यानी आपका ब्रेन जो है, आपका मस्तिष्क जो है ये 8 हड्डियों से घिरा होता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। कई बार आपसे एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि मानव का मस्तिष्क जो है, मानव का मस्तिष्क अर्थात ब्रेन जो है ये कितने हड्डियों से घिरा रहता है। तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, यदि आपसे ब्रेन के बारे में पूछा जाए, मस्तिष्क के बारे में पूछा जाए कि आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क कितने हड्डियों से घिरा है, तो आप आंसर याद रखिएगा कि मानव का मस्तिष्क जो है अर्थात ब्रेन जो है वो 8 हड्डियों से घिरा होता है। दूसरा सवाल होता है कि मनुष्य के चेहरा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 4 से चेहरा और 4 से 14, 4 से चेहरा और 4 से 14। तो यदि आपसे ब्रेन के बारे में पूछा जाए कि कितनी हड्डी से, तो 8 ही बोलना है। कपाल के बारे में पूछा जाए तो 8 ही बोलना है, लेकिन चेहरा के बारे में पूछेगा तो 14। और यदि पूछा जाए कान में हड्डी की संख्या, तो कान में हड्डी की संख्या कितना होता है 6, यानी 3 हड्डी इस कान में होता है और 3 हड्डी इस कान में होता है। तो टोटल कितना हो गया 14 6 20 8 28, और एक हड्डी आपके इस गला में होता है जो आपके इस खोपड़ी को आपके बॉडी से जोड़ने का काम करता है। तो गले में हड्डी की संख्या जो है, गले में हड्डी की संख्या जो है वो आपका 1 होता है। तो यहां आंसर आपका टोटल 28 होगा। चूंकि आपसे खोपड़ी के बारे में पूछ रहा था, तो आपकी खोपड़ी में ये 28 हड्डी ही होता है, जिसमें 8 जो है कपाल में होता है, 14 चेहरा में होता है और 6 हड्डी जो है वो आपके कान में होती है। इसलिए मेरे दोस्त आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बाबू, कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते मेरे दोस्त ये पूरी कॉन्सेप्ट जो है एकदम 100% आपके दिल दिमाग में आ गया होगा। तो नित्य प्रतिदिन जरूर यदि आप सफल होना चाहते हैं तो शाम के 7 बजे जरूर हमारे चैनल पे आएं और इस वीडियोज को देखकर आप काफी फायदा लें, और अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर करें, लाइक और कॉमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? 100% क्लियर हो गया ना? चलिए, एक बात यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको नोट करके रखिएगा। कभी कभी आपसे सवाल ये पूछ देता है कि मनुष्य जो लिखता है, यानी हम लोग जो लिखते हैं, तो इस लिखने समय कितनी हड्डी का प्रयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है।
पूछता है कि मनुष्य लिखते समय जो है वह कितनी हड्डियों का उपयोग करते हैं। तो हम लोग जो राइटिंग करते हैं, तो जब हम लिखते हैं तो आप गौर कीजिएगा, जब हम लोग लिखते हैं तो लिखने वक्त क्या करते हैं, इस तरीके से ये 2 उंगली और एक ये 3 उंगली यूज करते हैं। तो इस दोनों में 3-3 हड्डी, तो 3-3 6, 2 हड्डी इसमें अंगूठा में, तो 6 2 8। यानी लिखते समय कितना हड्डी का यूज करते हैं, तो लिखते समय भी हम लोग 8 हड्डी का प्रयोग करते हैं। क्लियर, याद हो गया कि मानव का मस्तिष्क कितनी हड्डी से घिरा है, तो 8 हड्डी से घिरा है। लिखते समय कितनी हड्डी का प्रयोग करते हैं, तो 8 हड्डी का प्रयोग करते हैं। चेहरा में हड्डियों की संख्या कितनी है, 14 है। कान में हड्डी की संख्या कितनी है, तो 6 है। कपाल में हड्डी की संख्या कितनी है, तो 8 है। खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितनी है, तो 28 है। कोई कंफ्यूजन बाबू, पक्का ना? चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला कहता है किसी पिंड का भार क्या होता है, मतलब कहां पर इसका भार ज्यादा होता है, कहां पर इसका भार कम होता है। इससे संबंधित बात के लिए यहां से आप देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉन्सेप्ट यहां पर ये कहता है किसी वस्तु के भार से संबंधित, चूंकि वस्तु का भार W जो है वो बराबर फॉर्मूला होता है M×G। यानी यदि आपसे किसी वस्तु का भार पूछा जाए तो उस भार को निकालने के लिए आप उस वस्तु के द्रव्यमान और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी उसके गुरुत्वीय त्वरण G से आप गुणा करते हैं, तब जाकर आपको उस वस्तु का भार पता चलता है। क्लियर हो गया? या अर्थात W जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है G के मान पर। किस पर डिपेंड करता है भाई, तो वो आपको डिपेंड करता है G के मान पर। तो जहां G का मान ज्यादा होगा वहां वस्तु का स्वाभाविक भार भी ज्यादा होगा, जहां पर G का मान कम होगा वहां वस्तु का भार भी कम होगा, जहां G का मान 0 हो जाएगा वहां वस्तु का भार भी 0 हो जाएगा, जहां पर मैक्सिमम होगा मैक्सिमम और मिनिमम होगा मिनिमम, और जहां G 0 हो जाएगा वहां वस्तु का भार भी 0 हो जाएगा। इन्हें टोटली क्लियर हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के यदि वेट की बात किया जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट के भार की बात किया जाए, तो वह किस पर डिपेंड करता है, तो वह G के मान पर ही निर्भर करता है। तो अब देखना है, जैसे मान लिया जाए ये आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर कहां पर G का मान ज्यादा होता है, कहां पर G का मान कम होता है। तो याद रखिएगा ये आपके अर्थ का हो गया नॉर्थ पोल, ध्यान देना बाबू। तो ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। तो आपका जो ये ध्रुव होता है, जिसको आप इंग्लिश में पोल बोले थे, ये ध्रुव जो होता है, इसी ध्रुव पर अर्थात पोल पर जो है G का मान सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव की बात करेगा तो पृथ्वी के ध्रुव पर G का मान अधिकतम होता है। G का मान अधिकतम होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आपको ध्रुव के परमान ज्यादा वाला, कभी विषुवत रेखा के बारे में, कभी ये सेंटर ऑफ अर्थ के बारे में कि पृथ्वी के केंद्र पर जाएगा तो वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से कई एक तरह के सवाल जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बात को गौर कीजिएगा कि यदि ध्रुव की बात करेगा, पोल की बात करेगा, तो ध्रुव पर इसका जो संख्या होता है, मतलब ये G का जो मान होता है वो आपका मैक्सिमम होता है। तो चूंकि ध्रुव पर G का मान मैक्सिमम होता है, अतः वस्तु का भार भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी ध्रुव पर यदि वेट भार पूछा जाए तो भार यहां पर क्या होगा, तो भार जो है ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। भार आपका क्या हो जाएगा भाई, तो भार आपका जो है वो आपको मैक्सिमम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? यदि विषुवत रेखा की बात किया जाए तो आपका जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा की बात किया जाए तो विषुवत रेखा पर G का मान जो है न्यूनतम होता है। क्या होता भाई, तो विषुवत रेखा पर G का मान जो है वो न्यूनतम होता है, यानी कम होता है। अर्थात विषुवत रेखा पर यदि वस्तु का भार पूछा जाएगा तो वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा भाई, तो वस्तु का भार भी न्यूनतम हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा, विषुवत रेखा पर वस्तु का भार क्या होगा, ध्रुव पर वस्तु का भार क्या होगा। तो याद रखिएगा यदि पोल की बात करेगा, ध्रुव की बात करेगा, तो ध्रुव पर G का मान चूंकि मैक्सिमम होता है अतः वस्तु का भार भी मैक्सिमम होगा। विषुवत रेखा पर G का मान मिनिमम होता है अर्थात वस्तु का भार भी मिनिमम होगा। और पृथ्वी के केंद्र की बात करेंगे, सेंटर की बात करेंगे, तो यहां पर G का मान 0 होता है। कहां पर, पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है अर्थात वस्तु का भार भी क्या होगा, 0 होगा। याद हो गया ना, विषुवत रेखा पर भार क्या होगा, मिनिमम होगा, पृथ्वी के केंद्र पर भार 0 होगा, विषुवत रेखा पर भार मैक्सिमम होगा।
कोई कंफ्यूजन बाबू कहीं से भी किसी को भी? पक्का ना? यदि अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। आप सभी लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए बाबू। ना लाइक करने में पैसा लगेगा ना कमेंट करने में, क्योंकि आपका यह अपना चैनल है। आप जितना ज्यादा इसको लाइक और कमेंट करेंगे उतने बच्चों तक हम पहुंचेंगे, इसलिए आप लोग इसको सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका यह प्यारा चैनल है जो आपके लिए काम करती है, तो इसलिए आप लोग लाइक और कमेंट आपका हक बनता है, आप लोग जरूर किया कीजिए मेरे दोस्त। क्लियर बाबू? चलिए अब इस प्रश्न पर आते हैं कि किसी पिंड का भार क्या होगा। अब पृथ्वी तल पर सब जगह समान रहेगा, गलत है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, एकदम सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्हें ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। मैंने अभी तुरंत क्लियर कर दिया, किसी वस्तु का भार ध्रुव पर मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि वहां पर जी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो पोल पर चूंकि जी का मान मैक्सिमम होता है, इसलिए भार भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। विषुवत रेखा पर जी का मान मिनिमम होता है, इसलिए भार भी क्या होगा? मिनिमम होगा। केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, इसलिए वस्तु का भार भी शून्य होगा। कोई कंफ्यूजन बाबू किन्हीं को भी? चलिए तो ये पूरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर? चलिए जानते हैं अगले दिन से जो ये पीपीटी बनाइए ना, तो इधर से हाफ से बनाइए। रामानंद जी आप ही को बोल, इधर ध्यान दीजिए। नहीं, इसको हाफ से इसलिए बनाए क्योंकि जब हम यहाँ खड़े रहते हैं तो बच्चे को क्वेश्चन नहीं दिखता है। क्लियर बाबू? यदि आप लोग को जो भी हम बातें बोल रहे हैं या आपकी हित की बात है, यदि आपको लगे कि नहीं ये सही बोल रहे, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे हम यहाँ खड़े होकर समझाते हैं तो उस समय आपका ये क्वेश्चन जो है ये ढका जाता है, तो आप प्रॉपर्ली क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते हैं। तो इससे आपको इसका आंसर क्या होगा जवाब देने में, जब तक हम यहां से हटेंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम होता होगा। तो इस बार क्या करते हैं, अगले दिन से इस क्वेश्चन को पूरी आधा इधर से खाली करवा देते हैं, क्वेश्चन हम इस साइड में करवा देते हैं, ताकि हम यहां से समझाएं तो आपको प्रॉपर्ली यहां क्वेश्चन भी दिखे। क्लियर? तो क्या होगा कि उतना कम समय में जितना हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि आपको आंसर आते रहेगा तो आप तुरंत क्या करेंगे? आंसर भी कमेंट कर देंगे। तो कल से इस बात का ध्यान रखना है कि पीपीटी जो बनेगा उसमें आपका आधा बोर्ड से उधर यहां से क्वेश्चन लिखना है, इधर ही सारा ऑप्शन सेट करना है, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। हम ऐसा आदेश पारित कर दिए भाई, कल से ऐसा ही होगा आपके लिए। यदि ये प्रोसेस, ये आप प्रोग्राम हमारा अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा। और इस तरह की किसी भी तरह की समस्याएं जो आपको लगता है जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, तो आप कमेंट करके आराम से बता सकते हैं। हम हर स्टूडेंट के कमेंट को पढ़ते हैं और उसको लाइक भी करते हैं, तो आप जरूर बताइएगा, ताकि वो समस्याएं जिससे आप झेल रहे हैं, जिससे आप जूझ रहे हैं, वो समस्या आपको नहीं देखने को मिले, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन भाई क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रह जाती है। देखिए बात ये कि क्या है बाबू, कि जैसे यह मान लिया जाए झील है। क्लियर? अब ये झील है, तो जब अत्यधिक ठंडा पड़ेगा, ये झील है और ये झील पूरा क्या है? पानी। झील है तो स्वाभाविक है पानी है। तो अब यदि अत्यधिक ठंडा जब पड़ता है आपके इन्वायरमेंट में, आपके वातावरण में जब अत्यधिक ठंडा पड़ता है, तो झील का जो ये ऊपरी परत होता है ना, ये ऊपरी परत का जल जो है ये जम जाता है, और ये जमकर क्या बना लेता है भाई? तो ये जमकर जो है बर्फ बना लेता है। कौन सा भाग भाई बर्फ बना लेगा? तो ये झील का जो सबसे ऊपरी वाला परत होगा ये आपका बर्फ बन जाएगा, लेकिन इसके नीचे का जो परत होगा, ये सब जो परत होगा ये बर्फ नहीं बनेगा, ये सिर्फ पानी रह जाएगा। तो जब झील की ऊपरी सतह जम जाएगी तो मछलियां कहां चली जाएगी? तल में चली जाएगी, मछलियां नीचे चली जाएगी। तो मछली जहां है वहां पर तो बाबू पानी है, तो क्या मछलियां मर पाएगी? नहीं मरेगी। तो यही कारण है कि झील में जब पूरी तरीके से बर्फ जम भी जाती है तो मछलियां नहीं मरती है, क्योंकि बर्फ तो सिर्फ ऊपरी सतह पर झील में जमता है, झील के तल में, उसके नितल में, उसके बीच में बर्फ नहीं जमता है, इसलिए मछलियां जीवित रह जाती है। तो सवाल आपसे पूछा था कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्यों? अब पहला है कि मछलियां नियत तापी जीव है, बिल्कुल गलत है। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है, बिल्कुल गलत है। झील की तली पर जल नहीं जमता है, कारण यह है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा बाबू रे? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि झील की तली जो है, इसका नीतल जो है, यहां की पानी नहीं जमती है, इसलिए मछलियां जीवित रह जाती है। यदि ये पानी जम जाता तो मछलियां जीवित नहीं रह पाती। तो आपका आंसर सबसे बेहतर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? और आप लोग यदि क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको लगता है कि इसका जवाब आता है, तो आप हमारे जवाब का इंतजार नहीं किया कीजिए, आप लोग कमेंट में वो आंसर कीजिए। यदि आपका सही हो जाएगा
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यदि गलत हो जाएगा तो आप सीख जाएंगे, और जब सीख जाएंगे तो कमेंट करेंगे, वो बहुत दिन तक आपको याद रहेगा। क्योंकि पहले क्या होता था ऑफलाइन क्लास में कि शिक्षक बताते थे, बच्चे का चेहरा रीड करते थे, आई कांटेक्ट होता था, बच्चे गलत बोलते थे तो उनको लगता था मैंने ये गलती कर दिया, फिर वो सीखते थे और काफी दिनों तक याद रहती है। तो ऑनलाइन क्लास में समझिए कि आई कांटेक्ट जो मेरा आपसे है, वो कांटेक्ट आप जो देख रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बीच में हो रही है। बस आप जो कमेंट करेंगे, गलत करेंगे तो आप सीखेंगे, सही करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं इस कमेंट को बाद में जब देखूंगा तो मैं जरूर उसको लाइक भी करूंगा, और यदि गलत आप रहेंगे तो मैं सही करने का भी प्रयास करूंगा, और उससे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो लगातार बना रहेगा। तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, और यदि आप सीखते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन से जुड़ सके। क्लियर बाबू? चलिए, तो क्लियर हो गया कि बर्फ जो है ऊपर वाला भाग जमता है लेकिन तल वाला भाग नहीं जमता है, इसलिए मछलियां जीवित रह जाती है। क्लियर? अगला सवाल है कि क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? देखिए, क्षितिज के समीप क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा जो है इस तरीके का, दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है वो इस तरीके इलिप्स के टाइप का दिखने लगता है, परवलयाकार दिखने लगता है। इसका कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही जो है दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। यदि प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पूछा जाए कि इसका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण जो है आपका बालू जो है, या फिर घर में जो थोड़ा छिद्र रहती है उससे मैंने बहुत ज्यादा जो है कलर वाली रंगीन रे जो है उससे निकलते प्रतीत होती है। अपवर्तन के बारे में पूछा जाए तो यदि आप जल में सिक्का गिरा देते हैं या आप जल में मछलियां देखते हैं, तो मछली जो है या वो सिक्का जो है वो अपनी वास्तविक गहराई से जो है थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। कारण क्या है भाई? तो प्रकाश का अपवर्तन है। फिर यदि बात मैं परिक्षेपण का करूं तो प्रकाश के परिक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण भी इंद्रधनुष बनता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी इंद्रधनुष बनता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी इंद्रधनुष बनता है। अतः रेनबो के बारे में जब सवाल आता है, आपसे रेनबो के बारे में सवाल पूछा जाता है कि बताइए इंद्रधनुष बनने का कौन कौन से कारण हैं, यानी किन किन कारणों से इंद्रधनुष बनता है, तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सब का यदि कोई एक बेहतर एग्जाम्पल है तो वो आपका रेनबो है। रेनबो में प्रकाश का परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है, और उसमें परिक्षेपण भी होता है। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो आंसर क्लियर हो गया आपका, आंसर हो गया प्रकाश का व्यतिकरण। अगला सवाल है बाबू कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। देखिए, बेसिकली देखा जाए, बेसिक कलर की यदि हम आपसे बात करते हैं कि सर बेसिक कलर जो है इसकी संख्या कितनी है, जिसको आप प्राइमरी कलर भी, बेसिक कलर इन द सेंस प्राइमरी कलर की बात हो रही है, तो ये जो आपका प्राइमरी कलर है, इस प्राइमरी कलर से ही दुनिया के सारे कलर का निर्माण हुआ है। चाहे वो कोई भी कलर हो, दुनिया में कितना तरह के आप कलर देखते हैं, वो 3 ही कलर से बना है। वो कलर कौन सा है? तो वो कलर आपका है लाल, वो कलर है आपका हरा, और वो कलर है आपका नीला। तो लाल, हरा और नीला जो है, ये जो आप यहां ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में, ये लाल, हरा और नीला, यही 3 कलर जो है ये आपका एक बेसिक कलर है, यही 3 कलर एक प्राइमरी कलर है, और इन तीनों कलर को मिलाकर ही दुनिया के सारे कलर का निर्माण किया गया है। अतः इन प्राथमिक रंगों की संख्या जो है वो 3 है। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछती है कि बताइए प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है, तो प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है। कौन कौन? तो लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला। यदि सेकेंडरी कलर की बात करेगा, उसमें आता है पीला, पिकॉक नीला और मेजेंटा। पीला, पिकॉक नीला और मेजेंटा सेकेंडरी कलर आता है। अब फिर इन 2 कलर को मिलाकर जो है दुनिया के अदर कलर बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से कलर का मिक्सिंग होता है, और कलर के मिक्सिंग से ही कलर बनते हैं। तो आपके प्राइमरी कलर की बात करेगा तो लाल, हरा और नीला हो गया। यदि आपसे कभी द्वितीयक कलर की बात करेगा कि द्वितीयक कलर यानी द्वितीयक रंग में कौन कौन सा रंग आ जाएगा, तो इसमें नाम आता है पीला, पिकॉक नीला, पिकॉक नीला और मेजेंटा। पीला, पिकॉक नीला और मेजेंटा, मेजेंटा। तो क्लियर हो गया, पीला, पिकॉक नीला और मेजेंटा जो है
ये किस कलर में आता है? तो पीला, पीकॉक नीला और मेजेंटा जो है ये आपको द्वितीयक रंग में आता है। किस रंग में आता भाई? तो ये आपका सेकेंडरी कलर में आता है। और फिर एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिलाकर जो है सफेद रंग बनता है, जिसको संपूरक रंग कहा जाता है। जैसे हम एक त्रिभुज से इसको समझा सकते हैं, जैसे मान लिया जाए ये एक त्रिभुज हो गया, तो ये आपका लाल हो गया, ये आपका हरा हो गया और ये आपका नीला हो गया। ये बेसिक कलर हो गया कौन कौन सा? लाल, हरा और नीला। अब लाल हरा जब मिलेगा तो इससे बनेगा पीला, हरा और नीला मिलेगा तो इससे बनता है पीकॉक नीला, और लाल और नीला बनता है तो इससे बनता है मेजेंटा। अब इसमें लाल और पीला को मिला दीजिए, ये पीकॉक नीला को, हरा या मेजेंटा को मिला दीजिए, अब पीला और नीला को मिला देंगे तो इन सब के मिलाने से जो है व्हाइट कलर बनता है। यानी व्हाइट कलर बोले तो सफेद रंग का निर्माण होता है। यानी इसको यदि आप मिला देते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जिस तरीके से आपके सामने आपको दिख रहा है, तो इससे कौन सा कलर बनता है? तो इससे आपका व्हाइट कलर बनता है। क्लियर ना बाबू? कोई कंफ्यूजन किन्हीं को भी? चलिए उम्मीद करते हैं ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीका से समझ में जरूर आ गया होगा। पक्का ना बाबू? क्लियर? तो यहां पर बेसिक कलर के बारे में आपसे पूछा था, आधारभूत कलर के बारे में पूछा था, तो आपका आंसर क्या हो गया भाई? ये चूंकि आपसे आधारभूत कलर के बारे में पूछा था, इसलिए आंसर आपका हो गया ये लाल, हरा और नीला। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? चलिए एकदम इसी तरीके से एक एक प्रश्न को बढ़िया से देखते जाइए, आप सीखते जाइए, ना जाने कौन सी लाइन आपके एग्जाम के लिए कारगर हो जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन जैसे हम आपके बोर्ड के सामने आता है, तो आप सभी लोग जो भी लोग इस चीज वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट में आंसर जरूर कमेंट कीजिए। एकदम आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। कमेंट यदि आप आंसर करते हैं तो उससे आपको बहुत अंदर से मतलब ये प्राउड फील होगा, आपको लगेगा कि आपने सही जवाब दिया। गलत होगा तो सीख मिलेगा। अरे या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी। क्लियर ना? तो इसलिए जीतिए। अगला है कि निम्नलिखित हो गया भाई, अगला है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वचालित इंजनों में एक ये हिमरोधी के तौर पर, देखिए हिमरोधी के तौर पर जो है इथाइल ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। नहीं, किसका यूज किया जाता है? तो इथाइल ग्लाइकोल का यूज जो है हिमरोधी के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये हिमरोधी क्या होता है? हिमरोधी का मतलब होता है हिम नहीं बनने देना। हिमरोधी का मतलब क्या होता है? हिम नहीं बनने देना। अब हिम का मतलब क्या होता है भाई? तो हिम का मतलब होता है बर्फ। तो यदि आप बात करते हैं जहां पर काफी ज्यादा ठंडा पड़ता है वैसे प्रदेश का, तो काफी जहां ठंडा पड़ता है वैसे प्रदेश में अत्यधिक ठंड की वजह से जो है अब पानी जम जाती है, और जमे हुए पानी को कैसे आप पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। या वहां पर पेट्रोल है, डीजल है, ये सब अत्यधिक ठंडा की वजह से वो जम जाता है। तो उस जमे चीज को रोकने के लिए, मतलब उसको बर्फ नहीं बनने देने के लिए, नहीं जमने के लिए जो यूज किया जाता है वही आपका क्या है? इथाइल ग्लाइकोल है। अर्थात ये हिमरोधी होता है, ये बर्फ जमने नहीं देता है। क्लियर भाई? अगला सवाल है कि जब पानी में साधारण नमक आप मिला देते हैं, यानी आप क्या करते हैं? पानी के साथ जो है ये आप नमक मिला देते हैं। इन द सेंस यहां कहने का मतलब जो है वो आपका अशुद्धियां से है, कि जब पानी में अशुद्धियां आप क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो बताइए पानी के क्वथनांक का, अर्थात पूछ रहा था कि पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हिमांक बोले तो बताइए कि इसके फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गौर से देखिएगा, कहता है कि पानी में यदि आप नमक मिला देते हैं, कभी कभी सवाल पूछता है कि पानी में यदि आप किसी अशुद्धियों को मिला देते हैं, कभी सवाल पूछता है कि पानी में यदि आप चावल को मिला देते हैं, इस किसी भी तरीके से, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पानी में जब आप अशुद्धियों को मिला देते हैं तो उस अशुद्धि मिलाने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो सवाल पूछा था कि बताइए उसके क्वथनांक और ये हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और ये फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। अब ये चूंकि दो अलग अलग ऑप्शन में दिया था, इसलिए आंसर नहीं होगा। ये होगा क्रमशः बढ़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो आपके हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। और हमेशा याद रखिएगा ये दो अलग अलग तरीके का क्वेश्चन हो गया। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए जब किसी पानी में नमक को मिला देते हैं या अशुद्धि को मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा।
सिर्फ क्वथनांक पूछता कि बताइए उसके क्वथनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो सिर्फ बढ़ेगा, यदि पूछेगा उसके द्रव्यमानांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो घटेगा, या उसके हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो घटेगा। क्लियर? तो चलिए आपका आंसर हो गया, ये क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा। पक्का ना बाबू? चलिए अगला सवाल है कि केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? ये केसर जो होता है ये फूल के बीज बनाने वाले भागों का ये सूखा रूप होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला है कि मानव के शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित किया जाता है? अर्थात निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब स्पर्म जो है ओभम के साथ मिलता है, तो स्पर्म और ओभम के मिलने की जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रियाएं को ही निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो सवाल ये पूछा था कि शुक्र डिंब को निषेचित करता है वो कहां पर? तो डिंब वाहिनी में, डिंब नलिका में, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब। यानी जहां पर वो शुक्राणु निषेचित होता है वो जगह जो है फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, वो आपका डिंबवाहिनी नलिका कहलाती है। जहां पर वो स्पर्म क्या होता है, मेल से स्पर्म जाता है, फिर वहां ओभम आती है, वो आपस में मिल जाता है और वो स्पर्म ओभम आपस में मिलकर किसका निर्माण करता है? तो याद रखिएगा ये प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहा जाता है। लेकिन सवाल यह पूछेगा कि स्पर्म और ओवम जो है इसके मिलने से किसका निर्माण होता है? तो याद रखिएगा स्पर्म और ओवम के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है। किसका भाई? तो स्पर्म और ओवम के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है, फिर ये जायगोट भ्रूण में कन्वर्ट होता है और फिर वो भ्रूण चाइल्ड में कन्वर्ट होता है। क्लियर ना बाबू? पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? पक्का ना? चलिए तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनता है? देखिए आपसे पथरी की यदि वो बात करता है, पथरी की बात करता है अर्थात वो पत्थर का बात करेगा, तो आपके बॉडी के किसी भी अंग के बारे में, चाहे वो स्टोमक के बारे में पूछे, चाहे वो लिवर के बारे में पूछे, चाहे वो किडनी के बारे में पूछे, कहीं पर यदि पत्थर की बात करता है, स्टोन की बात करता है, तो उसका एकमात्र कारण है वह है कैल्शियम ऑक्जेलेट। सीधा बात है। चाहे वो स्टोमक के बारे में पूछे, चाहे वो लिवर के बारे में पूछे, चाहे वो किडनी के बारे में पूछे, या किसी भी ऑर्गन्स के बारे में पूछे, हालांकि तीन ऑर्गन्स में ही पथरी बनती है, किसी के बारे में पूछेगा तो एक लाइन में आंसर दीजिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट है ऑप्शन में। क्या? कैल्शियम एसिटेट नहीं बाबू, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है इसका कारण है। तो आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर बी। तो हमेशा ध्यान रखना है कभी भी आपसे पथरी से संबंधित सवाल पूछा जाए कि बताइए पथरी बनने का क्या कारण है, तो हमेशा याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। पक्का बाबू? और उम्मीद करते मेरे दोस्त ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग सभी लोग इसको जरूर, अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।